हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो सीए फाउंडेशन जो बच्चे पास हो गए हैं उनको क्लैरिटी मिल गई है कि भाई ओल्ड सिलेबस ही चलने वाला है। ठीक है, न्यू सिलेबस अभी तक नहीं आया है फॉर नवंबर 2023। मतलब वो आगे अप्लाई होगा मे बी फ्रॉम मे 2024। ठीक है, तो आपके लिए रास्ता साफ है। अब आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ आपको मिल गई होगी और अब आपको प्लानिंग प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे कि सर रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, कैसे करवाना है, फीस कितनी लगेगी, फिर हमको बुक्स कब मिलेंगे, फिर हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, हमको एग्जाम फॉर्म कब भरना पड़ेगा, और क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, हम एक ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। वन बाय वन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो इंश्योर करो कि वीडियो पूरा आखिरी तक देखो। ठीक है, ईमानदारी से पूरा टाइम देके एक वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन ले लो, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ। बहुत सारे टिप्स बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको हो सकता है मिस्टेक करके पता चले, वो पहले ही मैं आपको बता दूंगा ताकि आप मिस्टेक न करो। क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्या चीज़ें मैटर करती है, कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के एंड में आखिरी में बताने वाला हूँ। तो इंश्योर करो कि आप वीडियो पूरा आखिरी तक देखो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो अब भी, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको वीडियो कोई भी मिस आउट न हो जाए। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। तो सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 पास आउट्स जो है फाउंडेशन रूट के थ्रू जो एंटर कर रहे हैं सीए इंटर, उनके लिए ही ये सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। डायरेक्ट एंट्री या जो सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएमए इंटर पास आउट्स जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आते हैं, उनके लिए मैं यहाँ कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। ये प्योरली फाउंडेशन रूट से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पूरा गाइडेंस है। ठीक है, तो आप लोगों का पहला 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 एलिजिबल जो अटेम्प्ट है वो है नवंबर 2023। ठीक है, पहला एग्जाम जो फाउंडेशन दिसंबर 22 में पास हुए हैं वो लोग सीए इंटर का पहला अटेम्प्ट नवंबर 2023 दे सकते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट इज नवंबर 2023। आप चाहो तो सिंगल मॉड्यूल भी अपीयर कर सकते हो, आप चाहो तो बोथ मॉड्यूल भी अपीयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल मैं यही उठाता हूं कि सर सिंगल मॉड्यूल दें या बोथ दें। ठीक है, हाउ टू इवेल्युएट। ठीक है, अगर मैं प्लेन अजम्पशन लूं कि आप फाउंडेशन के बच्चे हो, मतलब फाउंडेशन पास आउट हो और आपने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। ठीक है, फाउंडेशन जितनी तो कैपेसिटी आपकी है कि एक अटेम्प्ट में आपने फाउंडेशन निकाल लिया है। ठीक है, तो बिना आप पे शक किए मैं कह सकता हूं कि आप इंटर भी शायद बोथ ग्रुप निकाल सकते हो। यू हैव द कैपेबिलिटी, और आपके पास डाउट करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। अब डाउट किस पे आएगा, या सेल्फ डाउट भी आपको खुद पे कब आएगा, जब आपने फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट आपको फाउंडेशन में लग गए, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगता है। ठीक है, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, चीजों को करने में आपको दिक्कत होती है, सब्जेक्ट्स को मैनेज करने में दिक्कत होती है, या आपके कुछ और कमिटमेंट्स होंगे, आप उतना टाइम शायद डे टू डे बेसिस पे दे ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारे इश्यूज हैं, तो वो इंटर में भी आएंगे। समझ रहे हो, 8 8 सब्जेक्ट आप कैसे हैंडल कर पाओगे। समझ रहे हो, तो अगर 8 सब्जेक्ट हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपको लगता है कि आप में नहीं है, ठीक है, तो आप सिंगल मॉड्यूल के लिए जा सकते हो। ठीक है, सिंगल मॉड्यूल के लिए जा सकते हो, वन बाय वन एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हो, फाउंडेशन में आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 300 के भी ऊपर आप स्कोर कर चुके हो, या 250 के भी ऊपर आप अगर स्कोर कर चुके हो, तो इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को एक लेवल पीछे क्यों ढकेलना है, कोई रीजन है ही नहीं। तो फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट है, 250 प्लस है, 300 प्लस है, तो यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स इन नवंबर 2023। पॉसिबल है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एफर्ट अगर आप दे सकते हो आपके तरफ से,
आपका 100% कमिटमेंट है, आप कोई और कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हो, आपका कोई और कमिटमेंट नहीं है, या आप जॉब नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, अगर आप फुल टाइम पूरे जो नवंबर तक का पूरा टाइम है 100% टाइम अगर आप सीए को दे रहे हो, पूरा टाइम आप सीए इंटर को दे सकते हो, तो यू शुड ट्राई फॉर बोथ द मॉड्यूल। क्लियर है? तो आप जज कर लो आपके कमिटमेंट्स क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो आप 1 by 1 भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फुल टाइम आप दे सकते हो, फाउंडेशन फर्स्ट में निकला है, बहुत अच्छा स्कोर है, प्लीज गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। क्लियर है? चलो, तो ये मैंने गाइड कर दिया कि सिंगल वर्सेस बोथ। अब सिंगल देना है तो फर्स्ट ही पहले देना है, ठीक है, डायरेक्टली सेकंड नहीं देना है, ठीक है, पहले फर्स्ट ही देना है, क्योंकि सेकंड जो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सेकंड ग्रुप में जो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, बिना फर्स्ट ग्रुप के नॉलेज के सेकंड ग्रुप आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको। तो ग्रुप 1 पहले करना है अगर आप सिंगल मॉड्यूल कर रहे हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। तो आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, मैं ऐसा मान रहा हूं, और सिंगल भी दे रहे होंगे तो भी रजिस्ट्रेशन आप बोथ का ही करा लो, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा है, ठीक है, बोथ ही करा लो, बरोबर 18,000 रुपये आपको लगेंगे। 18,000 भर के बोथ मॉड्यूल का आप पूरा फीस भर दो, ठीक है। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होती है 15,000, स्टूडेंट एक्टिविटी फी आपसे ली जाती है 2,000, और आर्टिकल असिस्टेंट का भी फीस इसी में इंक्लूडेड है 1,000, ठीक है। तो जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तो आपको 1,000 फिर से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो इसी रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपसे लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो सिंगल वाला मैं बता नहीं रहा, सिंगल वाला मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। 18,000 भर के प्रॉपर फुल रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। अब सर नवंबर 2023, ठीक है, नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए अगर मुझे एलिजिबल होना है तो मुझे क्या डेट के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए आईसीएआई के पास, ठीक है। तो आपका लास्ट डेट होता है 1 मार्च 2023, ठीक है, ऑन और बिफोर 1 मार्च 2023 आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। तो टाइम है अभी भी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप आराम से 1 मार्च के पहले ही कंफर्टेबली पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है, पैसा अरेंज कर लो, ठीक है, 18,000 आप अरेंज जैसी हो जाए तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्लियर है? तो 1 मार्च का ये डेडलाइन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं सर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, हमारा सामना, हमारी लड़ाई, हमारी जंग कौन से सब्जेक्ट्स के साथ है, ठीक है। तो आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 8 सब्जेक्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, 4 सब्जेक्ट ईच, ठीक है, 4 सब्जेक्ट ईच, 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1, 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2, 100 मार्क के सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल आपको 800 मार्क्स का पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है, 400 मॉड्यूल 1, 400 मॉड्यूल 2, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 जो है, ग्रुप 1 जो है, उसमें क्या है, पहला है आपका अकाउंटिंग, ठीक है, फाउंडेशन के ही आगे का है, फाउंडेशन के ही आगे का आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, ठीक है, 100 मार्क्स का है, और पूरा का पूरा रिटन है, ठीक है, कोई भी इसमें एमसीक्यू नहीं है, फुल पेपर इज रिटन, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है, उसके अंदर कंपनी लॉ आएगा 60 मार्क्स का, और अदर लॉज आएंगे 40 मार्क्स के, ठीक है, लॉ का प्रॉपर लॉ पेपर है, और इसमें आप देखोगे कि 70 मार्क्स का रिटन पेपर आएगा और 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना है, ठीक है। तो वैसा है, 30-70 वाला पैटर्न है, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स रिटन। क्लियर है? फिर आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, नया सब्जेक्ट है, पहली बार आप पढ़ोगे, ठीक है। लॉ थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके होंगे, या लॉ इन जनरल थोड़ा बहुत आपको पता है, अकाउंटिंग भी आपको पता है, ठीक है, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेश सब्जेक्ट है जो पहली बार आप सीए इंटर में पढ़ते हो, ठीक है। पूरा 100 मार्क्स का रिटन है, रिटन पेपर है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आते। क्लियर है? फिर आता है टैक्सेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 2, इनकम टैक्स 60 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी 40 मार्क्स, ठीक है, 60-40 का सिलेबस है। इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है 60 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो है 40 मार्क्स का। अब इसके अंदर भी 30 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू और 70 आता है रिटन का, ठीक है, 70-30 का पैटर्न है। और टैक्सेशन भी आपका
पहली बार आप टैक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तक आपने टैक्सेशन कभी पढ़ा नहीं होगा, पहली बार आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, पहली बार आप टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, जीरो से वो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपके लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 400 मार्क का पूरा पेपर होगा, 100 मार्क ईच, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया में आगे बताने वाला हूं। फिर आते हैं ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 में सेम जो ग्रुप 1 में आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली वो समझ रहे हो, बाद में ही आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप अकाउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लोगे या अच्छा खासा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट करना। डोंट स्टार्ट एडवांस अकाउंटिंग बिफोर अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के पहले एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं करना है, बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमेशा पहले अकाउंटिंग स्टार्ट करना है, अकाउंटिंग आधे से ज्यादा होने पे आ गया, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, टाइम की कमी है, तो आप आधे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आप अकाउंटिंग से वेल वर्स्ड हो गए हो, कमांड आपकी आ गई है, सब्जेक्ट का डर खत्म हो गया है, उसके बाद आप एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है ऑडिट एंड अश्योरेंस, ठीक है, ये भी फ्रेश सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने ज्यादा इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और ये कोर सब्जेक्ट है सीए प्रोफेशन का, ठीक है, अकाउंटिंग कोर सब्जेक्ट है, टैक्सेशन कोर सब्जेक्ट है, एंड ऑडिट सबसे बड़ा कोर सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग प्रोफेशन में सीए प्रोफेशन सबसे आगे है। तो ऑडिट आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब ऑडिट अपने आप में भी एक पूरा सब्जेक्ट ही है, बट इट इज कनेक्टेड विथ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इसीलिए ये भी आखिरी में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छा बेसिक टैक्सेशन आपको आ गया है, अच्छा बेसिक अकाउंटिंग आपको आ गया है, अच्छा बेसिक कॉस्टिंग आपको आ गया है, उसके बाद ही ऑडिट स्टार्ट करना बेटर रहेगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन वन गो में अगर आपको ऑडिट अच्छे से समझना है, इजी अगर आपको चाहिए कि इजी लगे मुझे, तो आप थोड़ा ऑडिट लेट स्टार्ट करो, हर सब्जेक्ट आधा 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 आपका हो गया होगा, कॉस्टिंग आधा हो गया है, लॉ आधा हो गया है, अकाउंट्स आधा हो गया है, टैक्सेशन आधा हो गया है, सब सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई है, उसी के बाद आप ऑडिटिंग स्टार्ट करना, तो आपके लिए फायदे की बात रहेगी, ठीक है। फिर है ईआईएस, ठीक है, अलग ही सब्जेक्ट है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, एसएम भी अलग ही सब्जेक्ट है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 50-50 मार्क्स का है, और इसमें भी 30-70 का है, ठीक है, ऑडिट में भी 30-70 है, और ईआईएस में भी, ईआईएस एसएम में भी 30-70 है, क्लियर है, 30% एमसीक्यू, 70% रिटन, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में है जो 30-70 पैटर्न में है, और दो सब्जेक्ट ग्रुप 2 में है जो 30-70 पैटर्न में, ठीक है। ग्रुप 1 में देखो कौन कौन से हैं, लॉ सब्जेक्ट जो है वो आपका 30-70 पैटर्न में है, और टैक्स जो सब्जेक्ट है वो भी 30-70 पैटर्न में, क्लियर है। और फिर सेकंड मॉड्यूल में ऑडिट 30-70 पैटर्न में है, और ईआईएस एसएम भी 30-70 पैटर्न में, क्लियर है। एंड लास्ट सब्जेक्ट इज एफएम एंड इको, एफएम है 60 का, इको है 40 का, और ये पूरा 100 मार्क्स रिटन पेपर है। एफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टैक्सेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपका एफएम प्रैक्टिकल है, बाकी सब थेरी है, कॉर्पोरेट लॉ थेरी है, ऑडिट थेरी है, ईआईएस एसएम थेरी है, इको भी थेरी है, समझ रहे हो, बाकी सब प्रैक्टिकल है, लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, तो वहां बहुत चैलेंजेस आप फेस करोगे, ठीक है। चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो भी एमसीक्यू पार्ट है 30-30 4 सब्जेक्ट्स में जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलो, तो आ गया ख्याल में कितने सब्जेक्ट्स आपको टैकल करने। अब आता है सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पासिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फाउंडेशन जैसा ही है, सिर्फ फाउंडेशन में क्या होता है ना, एक ही ग्रुप होता है, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, तो थोड़ा एक अलग नजरिया भी इसमें आ जाता है, बट जो नॉर्मल पासिंग क्राइटेरिया है वो फाउंडेशन जैसा ही है, कि कोई भी आपको सिंगल ग्रुप पास करना है, ठीक है, ध्यान दो, कोई भी सिंगल ग्रुप पास करना है इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो वो फाउंडेशन जैसा ही क्राइटेरिया है, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपको लगेंगे, और एग्रीगेट सारे ग्रुप को मिला के, जैसे कि इस बार ग्रुप कितने का 400 का ही है, एक ग्रुप 400 मार्क का है, तो 400 में से 50% यानी कि 200 मार्क आपको चाहिए, सेम एज फाउंडेशन, ठीक है। तो सिंगल ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है इट इज एग्जैक्टली सेम एज फाउंडेशन। एग्जम्पशन वाले क्राइटेरिया में अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अभी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो मैं ग्रेजुअली जब आपका
एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा, जब आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने पे आ जाएंगे और जब आप हाई लेवल प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, वो तब मैं एग्जाम्शन क्राइटेरिया बाद में आपको बताऊंगा अलग से। अभी मुझे लगता है एग्जाम्शन क्राइटेरिया में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्रेशली जा रहे हो, फ्रेश माइंड से जाओ, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो फाउंडेशन जैसा ही क्राइटेरिया है, सब में इंडिविजुअली 40 लेना है और चारों सब्जेक्ट मिला के 50% होने चाहिए, यानी 400 में से 200 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो और बोथ ग्रुप आपको पास करना है, तो पहला क्राइटेरिया सेम है कि हर सब्जेक्ट में एक तो वन सिटिंग में आपको दोनों ग्रुप देने हैं और मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए होंगे। और एग्रीगेट, ध्यान दो, इसमें एग्रीगेट में दो अलग अलग चीजें कि एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स, ठीक है, ऑल द पेपर्स ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, दोनों ग्रुप में एग्रीगेट आपको पास करनी है, ठीक है। यानी नीचे वाला ही क्राइटेरिया है जो ऊपर लगाया गया है कि अगर दोनों में इंडिविजुअली आप पास हो, ग्रुप 1 आपका पास है नीचे के क्राइटेरिया के हिसाब से, ग्रुप 2 भी पास है एक सिंगल ग्रुप के पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप बोथ ग्रुप पास हो गए। समझ रहे हो, दोनों ग्रुप इंडिविजुअली आप पास हो तो दोनों बोथ ग्रुप आप पास माने जाओगे। अब अगर आप दोनों ग्रुप इंडिविजुअली पास नहीं हो, एक आध ग्रुप में आप फेल हो बिकॉज ऑफ एग्रीगेट, तो वहां पे आप सेट ऑफ का बेनिफिट ले सकते हो। बोथ ग्रुप में आपने सुना होगा सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, तो एक आध ग्रुप में कुछ शॉर्टफॉल है, 50% मार्क्स आप नहीं ले पाए और दूसरे ग्रुप में सरप्लस है आपके पास, तो वो आप यूज कर सकते हो एज अ सेट ऑफ, ठीक है, प्रोवाइडेड सारे सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ये सेट ऑफ का बेनिफिट सिर्फ एग्रीगेट पे मिलता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसमें कोई भी और ऑप्शन नहीं है। हर सब्जेक्ट में, आठों सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स सब में आपको लाने ही होंगे, उसमें और कोई रास्ता नहीं है। बट अगर आप एग्रीगेट में फेल हो रहे हो, एग्रीगेट में आपका शॉर्टफॉल है, लेट्स से एग्जांपल ग्रुप 1 सब में 40 40 40 है मिनिमम, ठीक है, ठीक है, 40 40 40 है। अब मैं एक्चुअल बता रहा हूं कि सपोज आपका एग्रीगेट बन रहा है 185, ठीक है, कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, 40 40 50, कितने हो गए भाई, 130 और 55, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। तो आपका सब में 40 40 है मिनिमम, बट एग्रीगेट आपको चाहिए थे 200, बट आपका एग्रीगेट बन रहा है 185, मतलब आप ग्रुप में फेल हो और आपका शॉर्टफॉल कितना है, 15 मार्क्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर ग्रुप 2 में आपका एग्रीगेट बन रहा है 215, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, सब में 40 के ऊपर है, तो ये जो यहां पे सरप्लस है 15, ये आप यूज कर सकते हो फॉर द शॉर्टफॉल, इसको कहते हैं सेट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। तो आपका ये जो टोटल है ये देखा जाएगा, अगर आप एक ग्रुप में फेल हो और एक में पास हो तो ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा, आपका आठों सब्जेक्ट का टोटल चेक किया जाएगा और आठों टोटल का अगर आपका 50% बन रहा है तो आप बोथ ग्रुप में पास माने जाओगे, इवन इफ इंडिविजुअली एक ग्रुप में आप फेल थे एग्रीगेट में, बट दूसरे ग्रुप में अगर सरप्लस मार्क्स है दैट कैन बी यूज्ड टू कवर अप द शॉर्टफॉल। और अगर आठों सब्जेक्ट मिला के देखें, 800 में से 50% यानी 400 मार्क अगर आपके बन रहे हैं टोटल में, तो आप बोथ ग्रुप पास डिक्लेयर किए जाओगे। क्लियर है, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट है, क्लियर है। तो ये पूरा उसमें लिखा हुआ है कि आप ईच ग्रुप में पास हो तो नॉर्मली नेचुरली आप पास हो, और दूसरा होता है कि ऑल द पेपर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स टेकन टुगेदर। इंडिविजुअल एक एक ग्रुप में पास हो तो दोनों में तो पास होंगे ही ना, दोनों में 200 200 के ऊपर है, दोनों में 200 200 के ऊपर है बोथ ग्रुप में, तो आप बोथ ग्रुप पास हो गए। पर अगर ये वाला क्राइटेरिया भी लगेगा कि अगर बोथ द ग्रुप्स टेकन टुगेदर देखें और उसमें भी 50% ज्यादा बन रहा है तो भी आप बोथ ग्रुप पास हो जाओगे, इवन इफ एक आध ग्रुप में आप फेल हो तो भी चल जाएगा, बट आप बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। अगर बोथ ग्रुप्स टेकन टुगेदर, बोथ ग्रुप्स टेकन टुगेदर 50% क्राइटेरिया हो रहा है पास, तो आप बोथ ग्रुप पास हो जाओगे, ठीक है। मतलब ये सेट ऑफ बेनिफिट है, इससे मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ दे रहे हैं, एक ग्रुप का जो सरप्लस है वो दूसरे ग्रुप के डेफिसिट से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें मैंने जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब में इंडिविजुअली 40 मार्क्स होने चाहिए, अगर आपका एक आध में भी 40 के नीचे चले गया तो फिर ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों में आप ध्यान दो, मिनिमम 40 वाला क्राइटेरिया लगता ही है,
उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, दोनों में हर सब्जेक्ट में आपको 40-40 ईच चाहिए ही होगा। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। तो अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है, बोथ ग्रुप वालों को। अब आते हैं एग्जाम फॉर्म सर कब भरना पड़ेगा। अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको उसके अंदर बुक्स आ जाएंगी, ठीक है, बुक्स आ जाएंगी, सब हो जाएगा। सब वो कैसे करना है मैं अलग एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। सारी बातें क्या एक वीडियो में बताऊंगा, 1 घंटे के ऊपर चले जाएगी, आप देखोगे नहीं। तो जो पूरा बुक्स का प्रोसीजर है वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म आपको अगस्त में भरना होगा, ठीक है। अगस्त में इसकी डेट्स आती हैं, 20 डेज आपको मिलते हैं, ठीक है। वो डेट बाद में अनाउंस होगी। तो 20 डेज आपको मिलेंगे विदाउट लेट फी, ठीक है। विदाउट लेट फी मतलब ये सिंगल मॉड्यूल का आपको एग्जाम देना है तो 1500 लगते हैं, और बोथ ग्रुप का आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो 2700 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको भरना है और इसमें आपको 20 डेज मिलेंगे अगस्त के अंदर, और लेट फी के साथ 10 डेज और एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अगर आप वो 20 डेज के अंदर नहीं भर पाए, स्टिल यू कैन फाइल द फॉर्म, एक्स्ट्रा 10 डेज दिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा 10 डेज की वजह से आपको लेट फी भी भरनी होती है। तो अगर आप लेट फी के साथ भर रहे हो तो आपको 600 इसके ऊपर और भरने पड़ेंगे, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल है तो प्लस 600 यहाँ पे हो जाएगा, बोथ मॉड्यूल है तो प्लस 600, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म है उसमें बस 600 जुड़ जाएंगे। 600 पूरे फॉर्म का है, पर ग्रुप नहीं है। 600 पर एप्लीकेशन है, सिंगल मॉड्यूल का हो तो भी 600 जुड़ेंगे, बोथ ग्रुप का है तो भी 600 जुड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये इसका जब अनाउंसमेंट आएगा, डेट्स आ जाएंगे, तब मैं आपको अलग से वीडियो बना के इंटीमेट कर दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल, आई होप सो, बेल आइकन भी दबा दिया होगा, तो अपने आप सारा टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें आएंगी, सारे आईसीआई के अनाउंसमेंट मैं आपको इस चैनल पे देते जाऊंगा। क्लियर है? जस्ट इंश्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। चलो अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सीरियस होने का टाइम आ गया है। सीए इंटर का सर पासिंग परसेंट कितना है? बरोबर है, मतलब आप वही क्या चीज से भिड़ रहे हो, क्या चीज से भिड़ रहे हो, बरोबर, क्या पंगा आप ले रहे हो, पंगा क्या ले रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपको उस लेवल की प्रिपरेशन, उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का डिसिप्लिन आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो सिंगल मॉड्यूल का आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप का पास 5 अटेम्प्ट्स का मैंने दिया हुआ है, पास 5 अटेम्प्ट्स का आप रिजल्ट देख सकते हो। ग्रुप 1 का आप देखोगे तो 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, बस एक ही अटेम्प्ट में 20 के नीचे है, पर आप एवरेज निकालोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, विच इज अ गुड नंबर, विच इज अ गुड नंबर, ठीक है। फिर ग्रुप 2 देखोगे 20 के ऊपर है, बस 3 बार ये है, और 2 बार देखो कम आया है। तो ग्रुप 2 थोड़ा भारी जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें एडवांस अकाउंटिंग है, वो थोड़ा भारी जाता है, ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग की वजह से भारी जाता है। फिर ईआईएस को आपको रटना पड़ता है, उसमें लैंग्वेज का बड़ा इशू है। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आओगे तो उतने फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। एसएम में भी ये थोड़ा पंगा होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख के फिर एवरेज मार्क्स ही मिल पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इस वजह से ग्रुप 2 थोड़ा सा इन जनरल आप देखोगे तो कम ही आता है, ठीक है, सिर्फ एक में ही ज्यादा आ गया, पता नहीं कैसे, बट बाकी देखोगे तो ग्रुप 1 के मुकाबले ग्रुप 2 थोड़ा सा कम आता है रिजल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ फोकस करना है, वो सब आप साइड रखो, बोथ ग्रुप पे ध्यान दो। बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं और बोथ ग्रुप पास कर रहे हैं, वो नंबर आप देखोगे, ये 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है। बस एक ही अटेम्प्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम रिजल्ट आया था, सिर्फ 5.46% रिजल्ट आया था। मतलब बोथ ग्रुप अगर 100 लोग दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 लोग ही पास हुए थे, ठीक है। इतना कम रिजल्ट जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। माइंडसेट बनाओ, मैं वही कह रहा हूं, इट कैन बी एज लो एज 5% एंड इट कैन बी एज हाई एज 17%, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 17 आ रहा है तो आप पास हो जाओगे, पास वही होंगे जो एफर्ट ले रहे हैं, जिन्होंने आंसर लिख के आए हैं। पेपर खराब गया है पर आप पासिंग रिजल्ट ज्यादा आने की वजह से पास हो जाओगे, ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो। जो बाउंड्री पे फेल होते हैं उनको हल्का बेनिफिट मिलता है, बट अगर आपके पेपर ही बहुत खराब गए, सब में 20-20, 30-30 मार्क है, तो आप पासिंग परसेंट का कोई लेना देना नहीं होता। बॉर्डर लाइन वाले जो केसेस होते हैं, जो एग्रीगेट में हल्के मार्क्स से फेल हो रहे हैं, कहीं इंडिविजुअल में हल्के मार्क्स से फेल हो रहे हैं, वो लोग नैया पार हो जाती है, ठीक है, एकदम बॉर्डर लाइन केसेस वालों का। पर अगर आप बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हो, समझ रहे हो, तो मतलब प्रिपरेशन तो आपको करनी है। पासिंग रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है, बस पॉजिटिव फर्क पड़े तो अच्छी बात है। पॉजिटिव फर्क पड़े, पॉजिटिव फर्क क्या पड़ सकता है कि भाई आप सीरियस हो जाओ कि यार इतना कम पासिंग रिजल्ट है, 100 में से 10, 12, 15 लोग ही पास हो रहे हैं, तो अगर आपको उसमें से एक होना है तो आपको उसके उस लेवल जितना आपको
मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन लाना होगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिवली अगर आप इसको लेते हो, ये सबका पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, नेगेटिव के लिए नहीं है, नेगेटिव के लिए नहीं है, ठीक है, कि मैं तो पास ही नहीं हो सकता, अरे बाप रे इतने कम होते हैं मैं कैसे करूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो गलत डायरेक्शन में मत जाओ। कैसे करूंगा, क्या मुझे करना है, उन 15 लोगों में से अगर मुझे एक मेरा नाम रहना चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ये लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि ये 100 में से 5 जो बच्चे पास हो रहे हैं, इन 5 बच्चों ने क्या किया होगा। ये अगर उत्सुकता आपकी जाग रही है तो आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। चलो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, ठीक है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत कम टीचर्स बताएंगे, बहुत कम सीनियर्स आपको बताएंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, पर मुझे शुरुआत में ही आपको ज़्यादा डोज नहीं देना है, ठीक है। अभी जितना आप कर पाओगे, जितना आप झेल पाओगे, उतना ही आपको बताना है, ठीक है। धीरे धीरे और मैं हार्श रियलिटीज़ आपको बताऊंगा, बट अभी मिनिमम जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग सीए इंटर, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कि एक्सपेक्टेशन सही रखो। अगर आप 12th वाली एक्सपेक्टेशन रखोगे, अगर आप फाउंडेशन वाली एक्सपेक्टेशन रखोगे कि पेपर इजी आएंगे, जो भी आप पढ़ रहे हो उसी में से पूरा पेपर आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अब आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, ऑड क्वेश्चंस आते हैं जो आपने शायद पढ़े ही नहीं हो, या आपने जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे थे, जो क्लासेस आपने रेफर की है, या कोई भी सेल्फ स्टडी की है, वट तो जो भी आपका कवरेज रहा है, हो सकता है उसके बाहर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। मतलब पूरा पेपर आपका देखा हुआ आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका कवरेज इतना ज्यादा था कि पूरा पेपर उनको आ गया, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सरप्राइज करेंगे ही करेंगे, और ऐसा पहले से ही एक्सपेक्टेशन रखो ताकि पेपर में आप रिएक्ट न करो। लोग क्या करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रखते हैं मेरे को पूरा आएगा, अब फिर देखा तो 80 का ही आ रहा है, 20 का तो आ ही नहीं रहा, फिर वो 80 का भी ठीक से लिख नहीं पाते। वो नेगेटिव रिएक्शन, वो मूड खराब हो जाता है। तो वो मूड खराब मत होने देना। मूड खराब कब नहीं होगा, जब आपको ऑलरेडी पता होगा आप तो एंटिसिपेट कर ही रहे थे, बस वो टिक मारना है कि हाँ ये दो सरप्राइजिंग आ गए, इसको आखिरी के लिए रखते हैं, बाकी पूरा 90 मार्क का आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो आपका मूड खराब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सम सरप्राइजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 मार्क तक का सरप्राइज मिल सकता है, एक या दो क्वेश्चन कम से कम आपको हर पेपर में सरप्राइज जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, पहले से ही एंटिसिपेट करो, 90 की प्रिपरेशन ही इतनी तगड़ी करो कि उसी में से आपकी पासिंग आ जाए। 90 का ही पेपर है ऐसा मान के चलो, तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है भाई। आप 90 ही लिख पाओगे। अब 90 जब मैं कह रहा हूं लिख पाओगे, इसके दो बड़े रीजन होते हैं। एक है कि वो सरप्राइज आ गया, आपको आता ही नहीं है, टाइम है लिखने के लिए बट आपको आ ही नहीं रहा, तो आप स्किप करोगे या कुछ तो बकवास बीकॉम टाइप लिख के आ जाओगे। दूसरा एक और रीजन होता है कि आपकी स्पीड इतनी कम थी कि आपको आता पूरा था पर आप लिख नहीं पाए, पेपर छूट गया। ये भी हो सकता है, और ये होता ही है, स्पेशली अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, माइट बी टैक्सेशन, माइट बी कॉस्टिंग, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तो भाई एक ना एक पेपर आपका होगा ही जो टाइम की वजह से आपका पूरा नहीं हो पाया, होगा ही होगा, लिख के ले लो। 90% बच्चे पूरा पेपर प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, 90% लोग, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो स्पीड पे पहले से ही ध्यान रखना है, ठीक है। एक बहुत ऐसी चीज है ना, मैंने देखा है कि फाउंडेशन वालों को ये सब बातें पता ही नहीं होती, स्पीड क्या होता है, पेपर छूट सकता है, ऐसा उनको कभी एहसास ही नहीं होता। खासकर अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जो लंबे लंबे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, वर्किंग नोट्स आपको लिखने होते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी जिसमें आती हैं, वहां बहुत पंगा हो जाता है, क्योंकि सब बड़े 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 क्वेश्चन आते हैं। एक आध में भी आप स्ट्रक हो गए तो आप गए, आपका एक आध दो क्वेश्चन छूटना ही है, ठीक है। तो स्पीड बहुत क्रूशल है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या चीज से हार सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 90 पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे, 90 की प्रिपरेशन थोड़ी एक्स्ट्रा करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे, तो वो 10 मार्क जो सरप्राइज आएगा ना, उसका इंपैक्ट नहीं होगा, उसके वजह से आप फेल नहीं होगे, समझ रहे हो। फिर स्पीड पे अगर आप पहले से ध्यान दोगे, तो बस जो भी पेपर छूटेगा वो इस वजह से छूटेगा कि भाई वो आपको आता नहीं था, या जो सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो उसके वजह से छूट गया, तो वो ठीक है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पीड की वजह से छूट रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। स्पीड की वजह से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए,
ये बिफोर हैंड ही देखो मैं बता रहा हूँ। तो आपको ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाते रहनी है, लिखते रहना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है और स्पीड पे भी ध्यान देना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन है, एक एक घंटा लेके बैठते हैं, सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो। टाइम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं प्रैक्टिस करते समय। तो प्रैक्टिस करते समय आप स्पीड पे ध्यान रखोगे तो ग्रेजुअली जब आप रिवीजन पे आओगे, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे आओगे, तब आपको बहुत अच्छा एक मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी और आप टाइम टू टाइम पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पर प्रैक्टिस बहुत लगेगी। ठीक है, तो स्पीड इज वेरी क्रूशियल इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है, लॉ पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है, ऑडिट पूरा सॉल्व हो जाता है, SMES भी सॉल्व हो जाता है, FM भी क्योंकि इको है तो बैलेंस आउट हो जाता है। बट अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये पेपर में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको सारे प्रैक्टिकल्स में फुल पेपर सॉल्व करना है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप आखिरी 2 महीने में जागोगे और आखिरी 2 महीने में पूरा कवर अप करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। इंसान हो ना, इंसान हो, टाइम लगता है। तो अभी से आप करोगे तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आप आखिरी में जाके आखिरी में आप एक आध महीने में आप कवर अप करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी से करो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अभी से आप ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते समय स्पीड पे भी फोकस करना है। ठीक है, कीप डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट आपको देना है और आपको इंप्रूव करते जाना है अपनी स्पीड को। ठीक है, ग्रेजुअली अपने आप होते जाता है, बस आपको ध्यान देना है। फिर है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत ही कम लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा मैं बताना भूल गया कि CA इंटर में मेरा ऑल इंडिया रैंक आ चुका है। ठीक है, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, मुझे कैसे बता, क्योंकि मैं AIR रह चुका हूँ। 48 ऑल इंडिया रैंक मेरा आया था। PCC नाम था हमारे वक्त, फिर IPCC हुआ और फिर इंटरमीडिएट हुआ। ठीक है, तो इंटर लेवल में ऑलमोस्ट यही सारे हमारे सब्जेक्ट्स थे, सेम सिलेबस था ऑलमोस्ट, और मेरा 48 ऑल इंडिया रैंक आ चुका है। तो इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, बोथ ग्रुप्स, क्योंकि मैं एक साथ दे चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि स्टार्टिंग के 2 महीने ही क्रूशियल है। स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत क्रूशियल है फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, यानी कि अभी मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अप्रैल तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आप वेट कर रहे हो मॉड्यूल्स आएंगे मैं तब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, आप बढ़िया सोच विचार चल रहा है, क्लासेस किसकी लूं, नहीं लूं, सेल्फ स्टडी करूं, सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं, इस ये सब सारे इसमें सोच विचार में ही लोग अप्रैल तक टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर अप्रैल के बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, मैं ये फलाने ढिमकाने टीचर से पढ़ूंगा, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स लेंदी हैं, लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे हो। अकाउंटिंग लेंदी है, एडवांस अकाउंटिंग लेंदी है, टैक्सेशन लेंदी है, कॉस्टिंग लेंदी है। छोटा सब्जेक्ट, बहुत ही कम कम सब्जेक्ट्स हैं जो छोटे हैं, सब लेंदी हैं, और उनका ड्यूरेशन ही लेक्चर्स का काफी ज्यादा है। आप जब वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना, हर सब्जेक्ट, अगर आप 6-7 सब्जेक्ट के भी क्लासेस ले रहे हो, एक आध दो चलो सेल्फ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 से 6 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको करनी पड़ेगी, और उसका जब आप ड्यूरेशन ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया टाइम बहुत कम है ही नहीं, ऐसा फील होगा। तो वो अप्रैल तक का टाइम आपको यूज करना है। विद इन 10-15 डेज आपको सारे डिसीजन ले लेने हैं, विद इन 10 to 15 डेज रजिस्ट्रेशन कर लेना है, मटेरियल के लिए अप्लाई कर लेना है, डिसाइड कर लो कौन से सब्जेक्ट खुद करोगे, कौन से सब्जेक्ट क्लासेस करोगे, क्लासेस करना है तो किसके लेना है। हर चीज 10 से 15 दिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लासेस के बुक्स मिलने में भी टाइम लगता है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आने में भी टाइम लगता है, सब में टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो एक प्रॉपर शेड्यूल में, जो एक प्रॉपर शेड्यूल है 8 to 9 आवर्स का, ठीक है, एक रूटीन 8 to 9 आवर्स के रूटीन में आने के लिए आपके पास सिर्फ 10 से 15 दिन है। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, 10 से 15 दिन में 8 to 9 आवर्स के रूटीन में आपको आना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी इन अ फेवरेबल पोजीशन टू पास बोथ ग्रुप इन सिंगल अटेम्प्ट। अगर आप अप्रैल तक का टाइम सोच विचार में गवा देते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल पे आ जाओगे। ठीक है, सिंगल मॉड्यूल पे आ जाओगे ग्रेजुअली, फॉर्म भरते समय एक ही ग्रुप का फॉर्म भरोगे आप। ठीक है, तो बोथ ग्रुप आपको रियली देना है तो अप्रैल के पहले आपका अच्छा खासा सिलेबस हो जाना चाहिए। किक स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, बहुत ही बूस्ट देना पड़ेगा स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने में, ठीक है, तो ही आप कर पाओगे।
तो ही आप कंफर्टेबली सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। कंफर्टेबली आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा समय बचेगा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए समय बचेगा, टेस्ट सीरीज के लिए समय बचेगा, तभी बचेगा। ये जो 2 महीने है ना, ये आपको आगे उसका बेनिफिट मिलता है। अभी जो आप ये 2 महीने वेस्ट करोगे ना, ये आपका माइनस हो रहा है रिवीजन में, टेस्ट सीरीज में, राइटिंग प्रैक्टिस में, वो सब फिर आप नहीं कर पाओगे। आखिरी तक आपका सिलेबस ही चलता रहेगा, और अगर आप रिवीजन ही नहीं कर तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। भगवान भरोसे ही आप जाओगे, आपको भी नहीं पता होगा कि यार चीज़ें मुझे रिकॉल होंगी नहीं होंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो मुझे जमेगा नहीं जमेगा, वो टैली होगा नहीं होगा, ये सब बहुत बड़े डाउट्स रहेंगे। तो आपको सफिशिएंट टाइम रिवीजन के लिए अगर रखना है, आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सारे प्रोसेसेस को आज से ही स्टार्ट कर दो। रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लासेस के बारे में जो भी, क्योंकि क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। चूज करने में जेन्युइनली आप टाइम लो। फेस टू फेस क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है, या सेल्फ स्टडी करना है, टाइम लगता है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टाइम लगेगा आपको, बट प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो एटलीस्ट फेब्रुवरी के एंड में ही आपका सब चीजें हो जाएंगी, और 1 मार्च से आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च आपका कट ऑफ आप रखो, ठीक है? 1 मार्च, 1 मार्च, ठीक है? 1 मार्च आपका कट ऑफ रखो। 1 मार्च तक आपका ये 8 to 9 आवर्स का रूटीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। उससे डिले गया मतलब बोथ ग्रुप खतरे में है, ठीक है? बोथ ग्रुप खतरे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टिप है आपके लिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये टेस्ट सीरीज मस्ट है, ठीक है? इसमें सोचना ही नहीं है टेस्ट सीरीज दूं नहीं दूं, ये सवाल ही इनवैलिड है सीए के अंदर। टेस्ट सीरीज देना ही है। अब वो जिनसे आप लेक्चर लेते हो वही टेस्ट भी देते हैं, या आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है कि आपको टेस्ट सीरीज देना ही है। अब एक एक दूं या 2 दूं, वो भी एक सवाल है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, आपका सफिशिएंट टाइम है, तो आप 2 राउंड भी दो तो भी बेनिफिट है। सिंगल राउंड तो देना ही देना है सारे सब्जेक्ट्स का। अगर आपके पास टाइम है, आप 2 राउंड भी देने की कोशिश करो। मेरा जो रैंक आया था मैं वही आपको बता रहा हूं, मैंने 2 राउंड टेस्ट सीरीज दी थी। पहले राउंड में मैं फेल हुआ था, यस पहले राउंड में मैं फेल हुआ था, पर सेकेंड राउंड में मैं पास हो गया था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, क्योंकि अगर मैं एक ही देता और उसमें फेल हो जाता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। समझ रहे हो? 2 राउंड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पहले राउंड में आप पक्का फेल होने वाले हो, पक्का फेल होंगे। कुछ लोग बहुत कम मार्क्स से फेल होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा मार्क्स से फेल होंगे, पर पहला अटेम्प्ट में फेल ही होते हैं अगर टेस्ट सीरीज अच्छी ज्वाइन की है तो। और सेकेंड राउंड में फिर आपका एक एक आस होती है, एक आशा बन जाती है कि चलो बाउंड्री पे भी निकल गए तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है? तो कम से कम 2 राउंड आपको देने हैं, ठीक है? इस पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों से पूछने की भी जरूरत नहीं है। किसकी टेस्ट सीरीज लें ये आप पूछो, इसकी रिसर्च करो, फीडबैक देखो, कौन कैसा चेक करके दे रहा है, अच्छे से करके दे रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना फीस है, कितना समय लगता है चेक करने में, सजेशंस कैसे देते हैं, ठीक है? इस सब के बारे में आप टाइम दो, ठीक है? इसका टाइम आएगा, आई थिंक ये आप अगस्त में करना, अभी करने की जरूरत नहीं है। या चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देनी है, लगानी है, तो आप अभी से भी देख सकते हो। बट फुल सिलेबस का जो मैं कह रहा हूं 2 राउंड, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में होती है, ठीक है? अभी इसका कोई टेंशन नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है। फिर है लास्ट रिविजन के लिए समय रखो, ठीक है? वो कब होगा? जब आप समय पे स्टार्ट करोगे। समय पे स्टार्ट होगा तो समय पे खत्म होगा, तो ही रिविजन के लिए टाइम बचेगा। अभी आपने 1.5-2 महीने कम किए तो उतना 1.5-2 महीने सिलेबस आखिरी तक जाएगा, और फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम रिवीजन के लिए नहीं बचेगा, और रिवीजन के बिना आप पास नहीं हो सकते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, फाउंडेशन आप पास कर चुके हो, चीजें रिकॉल ही नहीं होंगी, फॉर्मूलेज रिकॉल ही नहीं होंगे, प्रोविजंस रिकॉल ही नहीं होंगी। समझ रहे हो? पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाता है अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया। 2-3-4 रिविजन्स अगर आपकी नहीं हुई है तो मजा ही नहीं आएगा आपको, पेपर मतलब फेस ही नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, ठीक है? तो लास्ट रिविजन्स के लिए रखना है तो आपको पूरी अपनी पढ़ाई पे ट्रैक रखना है, स्पीड ट्रैक करनी है, ठीक है? कीप चेक ऑन द स्टडी प्रोग्रेस, बरोबर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। टाइम यूटिलाइज करो हर दिन, अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, 8 to 9 आवर्स, 10 आवर्स अगर आप दे रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी चलेगी। फिर आपको ज्यादा डरने की बात नहीं है, ज्यादा छुट्टियां भी आपको लेनी नहीं है, ठीक है? तो चलते रहेगा। फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, काफी ये जो बड़ा सवाल है ना, क्लासेस ले या नहीं ले, आई डोंट थिंक ले या नहीं ले ये कोई सवाल है।
सवाल ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बेटर सवाल है, ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है मेरे हिसाब से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो, क्योंकि क्लासेस से मुझे नहीं लगता लॉस होता है मेरे हिसाब से। अब ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ, मैं भी धीरे धीरे सब लेक्चर सेल करूँगा, सब करूँगा, तो बट क्योंकि ये सीए पेपर है, मतलब इतना इजी होता तो सोच के देखो ना, पासिंग रिजल्ट 30 40 50% होना चाहिए था ना, समझ रहे हो? पासिंग रिजल्ट का कम क्यों है? क्योंकि चीज़ें टफ हैं, चीज़ें ट्रिकी हैं, चीज़ों में टाइम लगता है, आपके अटेम्प्ट में आपका टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो? तो आप क्लासेस जब लगा रहे हो तो आपको देखो क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो आपको कंसेप्ट बेटर होगा, सेल्फ स्टडी में भी कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सदियों से लोग सेल्फ स्टडी से करते आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, बट हर बच्चे की क्षमता नहीं होती है, ये भी आपको देखना है। कुछ बच्चों का एक नेचुरल फ्लेयर होता है, खुद से समझने का, खुद से बात करके खुद सब करने का एक फ्लेयर होता है, उनको आसान होता है। पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ नहीं कर पाते हैं, बिल्ड नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट्स, और वीक कॉन्सेप्ट से आप अच्छा करियर नहीं बना पाओगे। कंसेप्ट मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, आर्टिकलशिप जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट है, क्योंकि आपको ये सब अप्लाई करना है काम के दौरान। तो कंसेप्ट अच्छे बिल्ड हो जाते हैं मेरे हिसाब से, कम मेहनत में कंसेप्ट अच्छे से जल्दी जल्दी बिल्ड हो जाते हैं थ्रू क्लासेस। टाइम बचता है, सेल्फ स्टडी में कोई भी बच्चा हो टाइम ज़्यादा ही लगता है उसमें, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आप बहुत बार स्टक होते हो, छोटे छोटे लाइन्स, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे कैलकुलेशंस, इतना समय लगता है। लोगों से ग्रुप में पूछोगे, इधर पूछोगे, टीचर से पूछोगे, एक 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 सवाल के जवाब आने में बहुत टाइम लगता है। तो जो चीज़ क्लासेस में एक बार में ही समझ में आ जाती है, उसके लिए जो स्ट्रगल मारते हैं ना बच्चे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है? तो टाइम बचाओगे आप, फिर आप टेस्ट भी उसी के अंदर आ जाती हैं, क्लासेस के साथ ही टेस्ट भी दे जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप हो जाएगा। और जो रिवीजन की प्लानिंग होती है, रिवीजन कहाँ से करें, कब करें, कितना कितने रिवीजन करें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट रिलेटेड जो गाइडेंस होता है वो क्लासेस के थ्रू ही मिल जाता है। फिर है आपको ध्यान देना है सर डिसिप्लिन पे, डिसिप्लिन इज मस्ट। 2 दिन पढ़ लिया फिर आप छुट्टी ले लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। भले 1 2 घंटा कम पढ़ो, 8 9 घंटे सुन के अगर आपके कान खड़े हो गए तो 5 घंटे ले लो, 5 6 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो। 2 3 दिन 10 12 घंटे आपने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, फिर तबीयत खराब हो गई, फिर लंबी छुट्टी हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। जोश जोश में काम नहीं करना है, पूरा काम होश में करना है। जोश वाला काम है ही नहीं, क्योंकि जोश कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही दिनों वाला काम है ही नहीं, ये एक लंबी जर्नी है। इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के एक ठहराव के साथ चीज़ें देखनी होंगी, अपने आप को समझना होगा, अपने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब आपको पता करने होंगे, और उसको फिर अपने फेवर में आपको यूज़ करना है। तो डिसिप्लिन लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगा, बिना कंसिस्टेंसी मुझे नहीं लगता बोथ ग्रुप आप पास कर पाओगे, समझ रहे हो? तो छुट्टी नहीं लेनी है, भले कम पढ़ना है, 3 4 घंटे, भाई संडे है 2 3 घंटे पढ़ो, पर पढ़ने की जो आदत है, बुक खोलने की जो आदत है, ये आपको मिस आउट नहीं करनी है कोई भी दिन पे। कभी कम पढ़ो, कभी ज्यादा पढ़ो, पर रोज पढ़ो, ठीक है? फिर है सेल्फ स्टडी नोट्स अवॉइड करो, ठीक है? ये हो सकता है आप मुझसे 100% डिसएग्री करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा इसका, आपने सुना होगा या आपने कोई बहुत लोअर लेवल पे इसको एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने थ्रू आउट सीए की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल भी और मेरे स्टूडेंट्स के भी, कि सेल्फ स्टडी नोट्स मत बनाओ। क्योंकि सेल्फ स्टडी नोट्स अगर कब काम आते हैं, जब वो पूरे सब्जेक्ट के हो। मतलब आप आधे सब्जेक्ट के ही बनाओगे तो फिर क्या फायदा, क्योंकि उसको आप आखिरी में ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। आखिरी में कौन से सेल्फ स्टडी नोट्स यूज हो पाते हैं? जो फुल सिलेबस कवर करते हो, जिनका कवरेज अच्छा हो, जिन पे आप डिपेंड कर पाओ, वैसे नोट्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने का विचार कर रहे हो तो वो विचार छोड़ दो, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? बहुत टाइम जाएगा। हर सब्जेक्ट के, फुल सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स या सेल्फ स्टडी नोट्स आप नहीं बना सकते, बहुत टाइम जाएगा, नवंबर तो निकल जाएगा, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं इसमें? एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बस, एक आध 2 सब्जेक्ट जो आपको परेशान कर रहे हैं, बस उन्हीं 1 या 2 सब्जेक्ट के सेल्फ स्टडी नोट्स आप बना सकते हो। जैसे कि ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के आप नोट्स बना सकते हो, या उसके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। लॉ में थोड़ा बहुत कहीं कहीं लगता है तो वहां बना सकते हो। तो सिलेक्टेड ईआईएस में बना सकते हो, जहां आपको सही लगे, एसएम में बना सकते हो। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां सेल्फ स्टडी नोट्स बनाना जरूरी होता है,
मतलब वो पार्ट के लिए, लेकिन भाई सिर्फ एसएम के लिए बना लिया, सिर्फ ईआईएस के लिए बना लिया, सिर्फ इको के लिए बना लिया, ऐसे चल जाएगा। बट फुल 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 सब्जेक्ट, पूरा अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन, इतने आप नोट्स बनाते बैठ रहे हो, दिन भर आप लिखते ही रहोगे बस। मैं बता रहा हूँ, मैंने बनाए हैं एक्चुअली, मैंने बनाए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट कवर करके नोट्स बनाना चाहते हो, खत्म ही नहीं होगा। अगर आपने जिंदगी में कभी सेल्फ स्टडी नोट्स बनाए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हर एक पेज लिखते लिखते सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं है कि मैं वही वही सब लिख रहा हूँ जो मेरे बुक में दिया हुआ है। समझ रहे हो, ये सेल्फ डाउट रोज आता है। समझ रहे हो, जरूरत ही नहीं है। आज बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नोट्स हैं, सब मार्केट में अवेलेबल है। ये उस जमाने में होता था जब मटेरियल नहीं था, आप समझो बात को। सेल्फ स्टडी भी लोग करते थे या जो भी है, तो तब मजबूरी थी, तब इतने क्लासेस के ऑप्शंस नहीं थे, इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, इतना अच्छा मटेरियल नहीं था। समझ रहे हो, तो ये उस वजह से था। आज के ज़माने में इतने बढ़िया क्लासेस है, इतने बढ़िया टीचर्स है, इतना बढ़िया गाइडेंस है और इतने बढ़िया नोट्स हैं, रिविजन नोट्स हैं, तो आप क्यों उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हो? समझ रहे हो, फ़ायदा लो। तो खुद मत बनाओ, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और जो आधे अधूरे बन पाएंगे उसका कुछ इतना फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन रहेगा आपको। ठीक है, फिर है एक ये भी नॉर्मल सजेशन है, आजकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है कि मल्टीपल टीचर्स अवॉइड करो। भाई एक एक टीचर के लिए 2 3 4 4 टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो, अवॉइड करो। ठीक है, एक टीचर अच्छा पकड़ो, ढूंढो जो सारे टाइप के गाइडेंस दे रहा है, सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे रिविजन्स दे रहा है, टेस्ट वगैरह भी दे रहा है, सब हर चीज़ अगर एक टीचर दे रहा है तो बस ज़बरदस्ती भाई कोई और किसी का भी नाम आपने सुना है उसको भी फॉलो करके देख लेते, उसका भी वीडियो देख लेते। ये इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आपका टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास 8 8 सब्जेक्ट है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपके पास 8 सब्जेक्ट है, तो 8 टीचर तो वैसे ही मिनिमम हो ही जाएंगे, और उसमें भी अगर आप एक एक सब्जेक्ट के लिए 2 2 3 3 करोगे तो क्या 15 15 टीचर्स के वीडियो देखोगे? इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो, तो 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है भाई उसमें टीचर्स ही नहीं है, या कोई टीचर्स हैं तो वो पूरा पूरा नहीं डालते हैं या उस लेवल पे गाइड नहीं करते हैं, तो एक आध मतलब एक और टीचर आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई टीचर है जो सब्जेक्ट में मास्टर है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, हर चीज़ आपको दे रहा है, पूरा रिवाइज करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, तो ज़बरदस्ती एक और टीचर फॉलो मत करो। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि कम से कम एक सीए फाइनल के बच्चे से, मतलब सीनियर से, मेरे लिए बच्चा है आपके लिए सीनियर है, तो एक सीनियर से टच में रहो। हमेशा एक लेवल अप वाले से आप टच में रहो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ रहे हो, बहुत हेल्प करेगा, वो आपको गाइड करेगा, आपका माइंडसेट बना के रखेगा कि एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, इंटर पास करना है तो आपको क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टेक्स आपको बताते रहेगा कि ये गलती मत करना, वो गलती मत करना, मोटिवेटेड रखेगा कि आप कर सकते हो, क्योंकि वो कर चुका है, वो पास हो चुका है, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। जो बंदा कर चुका है वो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। और जो फेल हो रहा है, 4 अटेम्प्ट फेल हो गया है, 5 अटेम्प्ट फेल हो गया है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, उनकी मिस्टेक समझ लो, पर उनसे जो डिमोटिवेटिंग आपको एनर्जी मिलेगी ना, उससे दूर रहो। वो आपको पता नहीं बातों बातों में ऐसा रियलाइज कराएंगे कि शायद एक अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है, या 2 अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है, या समझ रहे हो, थोड़ा सा उनका एक पॉजिटिविटी कम होती है वहां, जितना मैंने देखा है। जो पास हो गए हैं, अब भले एक में पास हुए, 2 में पास हुए, जब वो भी पास हो गए हैं, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचाएंगे। तो एक सीए फाइनल स्टूडेंट से आपको टच में रहना है, उसको दोस्त बना लेना है। और ये मैंने भी किया था जब मैं सीपीटी में था, हमारे वक्त सीपीटी था, तो जब मैं सीपीटी में था तो मेरा इंटर का मतलब पीसीसी का एक फ्रेंड था। फिर जब मैं पीसीसी में आया तो मेरे पास फाइनल के फ्रेंड्स थे, लाइब्रेरी वगैरह में जाता था, तो एक हाई लेवल वाला मेरे साथ मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड रखना है, सिर्फ मैं इसको जानता हूं, इससे कुछ नहीं होता। रोज बातचीत होनी चाहिए, आप फ्रैंकली बात कर पाओ, समझ रहे हो, मजाक मस्ती कर पाओ, उस लेवल की फ्रेंडशिप आपको रखनी है। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगा और हमेशा आपको बिलीव करने के लिए लगाएगा कि आप कर सकते हो। उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब आपको गाइड करेंगे, आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट एटीट्यूड बिल्ड करेंगे टूवर्ड्स इंटर। ठीक है, और फिर है कि आप सीए स्टूडेंट हो, अब आपने सीए ले लिया है, आप फाउंडेशन पास हो गए हो, अब आप सीए स्टूडेंट हो, अब आप हार नहीं मान सकते।
सीए में हार मानने वाले लोग होते नहीं है, ठीक है, हार मानना ही नहीं है, कोई चीज़ को सीधे बोलना ही नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो करके ही रहूंगा, ये एटीट्यूड होता है सीए के बच्चों का, तो मैं करके ही रहूंगा, करके दिखाऊंगा, ये एटीट्यूड अब लाना स्टार्ट कर दो। मेरे से नहीं होगा, ये मेरी बस की नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए रहने दो, वो आपको बोलेंगे पर सुनने का नहीं है, समझ रहे हो, सुनने का नहीं है, अपने आप को हमेशा आपको बोलना है आप कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, कोई चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अपने अंदर ला सकते हो, आप अपने आप को चेंज करोगे, आप हार्डवर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे, ये बातें आपको हमेशा अपने आप को कहते रहनी पड़ेगी, और यही असली सीए स्टूडेंट की पहचान है, ठीक है। तो आई होप आप ये करोगे, आई होप सारी बातें आपने अच्छे से सुनी होंगी, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो, बने रहें मेरे साथ, मैं आपको पूरी जर्नी में गाइड करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।